नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रयास एक कदम का पहला प्रयास, आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास। आप भी अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, अच्छे से देखिए, आप लोग के बुक में दिख जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या है फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी बोलिए। कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट, है ना। और हिंदी में क्या है, अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि। तो देखिए, ये मैं पूरा चैप्टर को चैप्टर में तो बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले। एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद उसके लेयर्स मतलब वायुमंडल की संरचना। थर्ड पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। फोर्थ ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय उष्णता, है ना। तो ये 4 टॉपिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके बुक्स में एक एक करके ये चारों टॉपिक्स है। आप लोग घर पे जाके बिल्कुल अच्छे से बुक पढ़िएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो जो भी बुक्स है वो सारा एक एक करके पेजेस वाइज सारा अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। बुक्स भी खोलिए और वीडियो भी देखिए, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। कुछ डाउट होगा तो आप हम ये पूछ सकते हैं। वो देखें, बैनर में नंबर लिखा हुआ है, तो वहां से आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप पहले ये वीडियो देखिए, है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप उस चीज को ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको ग्राफिकली हर चीज समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हमारा वायुमंडल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट परतों से मिलकर बना होता है। तो उसमें सबसे ऊपर की परतें होती हैं, उनके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, एरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे की जो परत होती है उसके अध्ययन को हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे एक ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल जो होता है हमारा वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन, जिसका परसेंट होता है 78% होती है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन होती है जो कि 20.9% समथिंग हमारी ऑक्सीजन होती है। उसके बाद नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका परसेंट होता है 0.03%। और आर्गन होती है जिसका परसेंट होता है 0.9%। तो फ्रेंड्स, ये मोटी मोटी जो 4 गैसें हैं ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस हैं वो भी वायुमंडल में, जिनका परसेंट बिल्कुल 0.0 करके है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस भी पाई जाती हैं, पर ये मेन 4 गैसेस होती हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे ध्यान रखिए कि वायुमंडल को तापमान व अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में डिवाइड किया है। कितने परतों में, 5 परतों में। सबसे पहले आता है शोभ मंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल। उसके बाद आता है दोस्तों बहिर्मंडल। इस तरीके से इसको 5 परतों में डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको एक एक करके सबको अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल आप ग्राफिकली ध्यान से समझिएगा, आपको मजा आ जाएगा समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपको दिख रहा है ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और सन दिख रहा है। अर्थ से लेकर सन तक का जो हमारा है फ्रेंड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट हम इसको परतों में डिवाइड करेंगे। देखिएगा आप, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है वहां से लेकर 18 किलोमीटर तक जो हमारा एरिया आता है, ये आता है हमारा शोभ मंडल का एरिया। इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, शोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, संवहन मंडल के नाम से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो 18 किलोमीटर तक का एरिया है ये। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं इस परत के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो वायुमंडल की घटनाएं होती हैं। अब वायुमंडल की घटनाएं कैसे दोस्तों, जैसे सुनिए ध्यान से कि बादल का गरजना, है ना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, जलवाष्प, ये सब जो एक्टिविटी होती हैं, ये सभी एक्टिविटी होती हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर में। मतलब ये जो आपको वायुमंडल की परत दिख रही है, इस परत में ये सब एक्टिविटी होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है, घनत्व जिसको बोला जाता है, वो होता है शोभ मंडल का। अब देखिए, जब भी हम पृथ्वी की सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे
तो जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, वो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सबसे ज्यादा होगी क्षोभ मंडल में होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करते हैं अब कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो इसी परत में मैक्सिमम देखा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? अब ये काफी डाउटफुल चीज है, तो मैं आपको थोड़ा सेपरेटली ले जाके इसको अच्छे से समझाता हूं। चलिए, और उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आपने समझा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही क्षोभ मंडल जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। दूसरी परत के कंपैरिजन में क्षोभ मंडल जो होता है, ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मी का सीजन होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, इस क्षोभ मंडल जो ट्रोपोस्फेयर है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ जाती हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी सरफेस है, अर्थ की सरफेस से 50 किलोमीटर तक का ऊपर का जो एरिया आता है, वो एरिया जो होता है वो बोलते हैं उसको हम समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ध्यान से समझिए, इसकी क्या क्या एक्टिविटी है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बात तो कि ताप लगभग समान होता है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल माइनर बढ़ता है, मतलब एक प्रकार से लगभग समान होता है। उसके बाद इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि मैंने आपको बताया था, बादलों का गरजना, ठीक है, बिजली चमकना, उसके बाद बारिश होना, जलवाष्प, आंधी तूफान, ये कुछ भी नहीं होता है, शांत होता है। इसका शांत होने की वजह से ही जो 18 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल आ गया था, उसके ऊपर का जो 10 किलोमीटर का जो एरिया आता है, वहां पर दोस्तों चलते हैं एरोप्लेन वगैरह, जो चलते हैं ना, हवाई जहाज वगैरह, वो इसी सरफेस में चलते हैं, इसी लेयर में चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इस परत में ही देखने को मिलते हैं हमको एरोप्लेन वगैरह। अब आगे और ध्यान से सुनिए, इसी समताप मंडल का जो 10 किलोमीटर तक का जो एरिया छोड़कर ऊपर का जो एरिया होता है, वो होता है दोस्तों हमारा ओजोन मंडल। ओजोन लेयर यहीं पर ही पाई जाती है समताप मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी, पीएससी, एसएससी, इन सब में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, तो आप ध्यान से समझिए। अब ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल का ऊपर का जो हिस्सा होता है ये ओजोन मंडल होता है, और ओजोन लेयर यहीं पे पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती हैं? इसका काम ये होता है कि सूर्य से बहुत सारी किरण पृथ्वी तक आती हैं, बिल्कुल आती हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सबसे खतरनाक जो होती हैं वो होती हैं पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं। पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक आती हैं तो उससे हमें कैंसर की जैसी खतरनाक बीमारी होती है। तो ऐसी पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है दोस्तों? ओजोन लेयर ही रोकती है। इसलिए ओजोन लेयर जो होना बहुत जरूरी है। और अभी अभी ध्यान रखिए कि ओजोन लेयर में एक छिद्र देखा गया था। कहां पर देखा गया था? अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर एक छिद्र देखा गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ओजोन लेयर को नुकसान किस किस चीजों से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर को। ये अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से बनता है? तो जो ऑयल पेंट का डब्बा होता है उसको जलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो निर्मित होता है। और रेफ्रिजरेटर की गैस, एयर कंडीशनर की गैस, इन सब से जो होता है नुकसान पहुंच रहा है ओजोन लेयर को, ओजोन लेयर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिए, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको हम काई में नापते हैं, डाप्सन में नापते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि ओजोन लेयर की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं, एक इकाई होती है ये। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये हमने समताप मंडल को अच्छे समझ लिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दी हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। आगे हम ऊपर अब चलते हैं लेयर पे। तो अगली लेयर आती है दोस्तों हमारी इससे ऊपर 80 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर तक हम पढ़ चुके हैं, 50 से ऊपर तक चलते हैं हम तो 30 किलोमीटर का जो हमारा रेंज है, तो 80 किलोमीटर तक जो एरिया आता है हमारा उसको बोलते हैं हम मध्य मंडल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको? मध्य मंडल। मध्य मंडल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं क्या होता है। अब हमारी पृथ्वी जो है वो अंतरिक्ष में है, ठीक है, और अंतरिक्ष में बहुत सारी उल्कापिंड है, और ये उल्कापिंड जो होती हैं उड़ती हुई हमारी पृथ्वी तक आती हैं, और अगर ये पृथ्वी को टकरा जाए तो ब्लास्ट होगा और जिससे पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो ये उल्कापिंड जो आती हैं, इस उल्कापिंड को ये मध्य मंडल ही क्या कर देता है? खत्म कर देता है, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है,
तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्यमंडल का काम आपको समझ में आ चुका है। उल्का पिंड जो आती हैं उसको पहले से ही वो खत्म कर देती हैं मध्यमंडल में ही। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब अगला नंबर आता है दोस्तों 80 किलोमीटर से लेकर जो 640 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं आयन मंडल। इस आयन मंडल में ही रेडियो तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो होते हैं वो यहीं पर ही सेटल्ड हैं, यहाँ पर से ही हमको रेडियो तरंग जो होती हैं वो परावर्तित होती हैं। तो ये आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2013-2012 क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर का जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया पूरा। सबसे पहले हमने पढ़ा शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर वायुमंडल। तो इस तरीके से हमने ये 5 परतों को अच्छे से अध्ययन करा है। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ग्राफिकली आपने अच्छे से समझा, इसको सुना होगा तो आपको आई थिंक सारा याद हो गया होगा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह, एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन रूपों की विशाल विविधता है। हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रह या तो भयानक गर्म या अत्यधिक ठंड है, किंतु पृथ्वी में अपेक्षाकृत स्थिर वातावरण है। वो क्या है जो पृथ्वी को अलग बना रहा है? क्या है वो जो पृथ्वी को रहने के लिए इतनी अनुकूल जगह बना रहा है? यह पृथ्वी का वायुमंडल है, एक हवा की पतली परत की तरह जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे हुए है। ये हवा कई अलग अलग गैसों का मिश्रण है, जैसे एक छतरी जो हमें धूप और बारिश से बचाती है। हवा की यह पतली परत सूर्य के हानिकारक विकिरण यानी कि रेडिएशन से पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन यह स्थिर तापमान हर गुजरते साल बढ़ता जा रहा है। सागर गर्म हो रहे हैं, जलवायु में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इन सब को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हम इस सत्र में इन सभी सवालों के जवाब पाएंगे। सूरज से पृथ्वी पर लगातार भारी मात्रा में हानिकारक विकिरण की बौछार हो रही है, जो हमें प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। दृश्यमान, विजिबल, यूवी, अल्ट्रावायलेट, अवरक्त, इंफ्रारेड किरणों के रूप में इस विकिरण को सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल को पार करना पड़ता है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ओजोन परत सतह पर पहुंचने से हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण की कुछ मात्रा को रोकती है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली शेष किरणें पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है और कुछ विशेष रूप से अवरक्त वापस से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। लेकिन वायुमंडल की कुछ गैसें इस ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती है और सतह पर पुनः उत्सर्जन करता है, जिसके कारण पर्यावरण गर्म हो जाता है। पृथ्वी को गर्म करने वाले आने वाली और बाहर जाने वाली विकिरणों के इस आदान प्रदान को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है और इसमें शामिल गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इत्यादि। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि इसे ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहा जाता है? क्या इसका ग्रीन हाउस से कुछ संबंध है? अगर आपने हाँ कहा है तो आप सही सोच रहे हैं। ग्रीन हाउस एक कांच की इमारत है जिसमें ऐसे पौधे रखे जाते हैं जिन्हें ठंड के मौसम से सुरक्षा की आवश्यकता हो। कांच का कवर ऊष्मा की सभी ऊर्जा को कैद कर अंदर के वातावरण को उग्र यानी कि गर्म रखने में मदद करता है। अब हमारे ग्रह पृथ्वी पर विचार करते हैं। वातावरण कांच के रूप में कार्य करता है और गर्मी को कैद कर लेता है। हमारे ग्रह को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव आवश्यक है। इस प्रभाव के अभाव में पृथ्वी की सतह का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। किंतु कोई भी चीज अत्यधिक प्रमाण में अच्छी नहीं होती, बराबर? अगर ग्रीन हाउस में पौधों को अत्यधिक गर्मी मिले तो वो जल जाएंगे। और अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पिछले 2 शताब्दियों में मानवीय गतिविधियों ने पृथ्वी को एक नाटकीय तरीके से बदल दिया है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है और अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि वह
अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा कैद कर रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव की इस अधिकता के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम बहुत बड़े हैं। इसका प्रभाव एक देश तक सीमित नहीं है, लेकिन यह पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगा। इस तथ्य को जानते हुए कि ग्लोबल वार्मिंग मौजूद है और मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण यह हुआ है, अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी द क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए दुनिया के कई राष्ट्र एक साथ आए हैं। इस प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य अपने 1990 के स्तर से लगभग 5% तक ग्रीन हाउस गैसों को कम करने की प्रतिबद्धता करता है। लेकिन हमारे द्वारा क्या किया जा सकता है? हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं? तो अधिक संख्या में पेड़ लगाना, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, उन उत्पादों के उपयोग को कम करना जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा कुशल उपकरणों साधनों का उपयोग करना, वाहनों की ईंधन दक्षता में वृद्धि, अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, या कहो कि प्राकृतिक हरियाली तरीकों को अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को कम नुकसान हो। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको इस सेशन से बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी।